आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में आज हम बात करेंगे, क्या भारत आज़ाद हुआ 1947 में या हम बंटवारे के तहत एक अलग हुए। क्या 1947 में भारत वाकई में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था या हमें खैरात के तौर पे कुछ दिनों के लिए मोहलत मिली थी। यदि वाकई में भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था तो भारतीय संसद में दो एंग्लो इंडियन की जो चयन प्रक्रिया है उनको नामित करने के लिए प्रस्ताव क्यों आज तक चल रहा है, उस पर काम क्यों होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूँ तो बहुत सारे काम किए, मुस्लिम महिलाओं को तलाक के मामले में राहत दी, किसानों के हितकारी बिल लेकर के आए और बहुत सारे काम उन्होंने दावे किए कि जो देश के हित के लिए थे किए। लेकिन क्या इस पर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी कि भारतीय संसद के अंदर दो एंग्लो इंडियन लोगों की नुमाइंदगी क्यों है, किस कानून के तहत है। जब सब लोग लोकतंत्र के पर्व में शामिल होते हैं, चुनाव प्रक्रिया से गुजरते हैं और जो चुनाव जीत कर आता है वो भारतीय संसद में प्रवेश पाता है, लेकिन ये दो लोग क्यों गुपचुप तरीके से प्रवेश पाते हैं। इन सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत यादव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। न्यूज़ कवरेज और विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपकी राय हमारे लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी। हम शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। बलजीत जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी, उनकी हत्या के क्या रहस्य थे और आरएसएस की क्या भूमिका रही है। आरएसएस विवादित क्यों हुआ उनकी हत्या को लेकर, इस पे आप क्या कहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, आप समझिए कि गांधी जी हमेशा सरल थे मुस्लिमों के प्रति। जो कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले उसको चलते हैं, फिर उसकी समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो उन पे आक्षेप लगता रहा कि आप मुस्लिम परस्त हैं, आप मुस्लिमों का समर्थन करते हैं। और फिर 1947 में आज़ादी के बाद 1948 में जब बिरला भवन में नाथूराम गोडसे जी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक सब प्रकरण सबको मालूम है कि क्यों किया गया। मैंने गांधी वध के बारे में गोपाल गोडसे जो उनके भाई थे उनकी पुस्तक पढ़ी और नाथूराम गोडसे जी ने जो लिखी कि गांधी हत्या क्यों और कैसे, वो भी पढ़ी है। उसमें उनके तर्क को नकारा नहीं जा सकता है नाथूराम गोडसे जी को। देखिए, दोनों तर्क हमेशा सुनने चाहिए, तभी आप अपना कोई मत बना पाएंगे। इसीलिए कोर्ट में कभी भी ये होता है कि दोनों तर्क सुने जाते हैं, फिर जज अपना फैसला देता है, यानी आप समीक्षा कर पाते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं या मेरा अपना चिंतन है कि अगर नाथूराम गोडसे जी को गांधी जी को मारना ही था तो पहले क्यों नहीं मारा, सब कुछ हो जाने के बाद क्यों मारा। क्योंकि गांधी जी अगर मुस्लिम परस्त इतने ज़्यादा थे तो उसी टाइम उनको मार देना चाहिए था। इसमें कुछ शक पैदा होता है। देखिए, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गांधी जी को 3 या 4 गोलियां लगी थी और उसके बाद वो 40 मिनट 50 मिनट तक जीवित थे, उनको बिरला भवन में लिटाए रखा था। क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति जिंदा हो और उसको हॉस्पिटल ना ले जाया जाए। और जो राष्ट्रपिता जिनको घोषित किया गया, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी क्या इतने असंवेदनशील थे कि उनके बापू को गोलियां लगी हो और उनको ये ना कहा जाए कि भाई आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। यानी इसमें कहीं तो कोई बात होगी, कोई मेडिकल इंतजाम नहीं था वहां, आप समझिए। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि नाथूराम गोडसे को तैयार किया गया। किसी ने एक
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने तैयार किया और तैयार करके कहा कि आप ये काम कर दीजिए। नाथूराम गोडसे में शायद राष्ट्र भावना ज़्यादा जाग गई तो उन्होंने ये कार्य कर दिया और सदा के लिए अपने जीवन में अपयश ले लिया। तो मैं दोषी नाथूराम जी को नहीं मानता हूँ, मैं दोषी उन लोगों को मानता हूँ जिन्होंने उनसे घृणित कार्य कराया था, क्योंकि हत्या किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप वैचारिक लड़ाई लड़ते और लड़ते रहते, क्योंकि यही तरीका है। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि मुझे जो लगता है, माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल थे और गांधी जी क्योंकि जब तक रहते तो ये लोग अपने प्रारूप जो इन्होंने तैयार किया था, डिजाइन अंग्रेज परस्ती का, उसको तैयार नहीं कर पाते। तो उन्होंने ही नेहरू से कह के पूरी सिक्योरिटी हटवा दी गई थी और नेहरू जी को भी ये पता था कि ये काम होने वाला है, क्योंकि उससे पहले लिखित में है कि आईबी ने अलर्ट किया था कि बापू पे अटैक होगा। उसके बावजूद उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई, उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। क्या संभव है कि एक खुफिया एजेंसी आपको अलर्ट कर रही है और आप ये नहीं करते हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन बहुत विवादित होने से बचना चाहिए। इसलिए आप लोग अपने दिमाग की खिड़कियां खोलकर उस तरफ झांकने का प्रयास करें जो सदैव से बंद है। मेरा ऐसा मत है। आप इसका मतलब इंडायरेक्ट में कहना चाहते हैं कि गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे एक साधन के तौर पर इस्तेमाल हुए, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू जिम्मेदार उसके लिए बिल्कुल थे। मैं इसको बिल्कुल मानता हूं। और नाथूराम गोडसे केवल एक इंस्ट्रूमेंट थे सामने, जैसे हम एक किसी को पैसा देकर भेज देते हैं कि भाई फलाने की हत्या कर दी जाए, जैसे सुपारी किलर टाइप होते हैं, तो उस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया। और इसमें नेहरू और लोग काफ़ी शामिल थे जिन पर यह मुकदमा भी चला था। तो ये तो पब्लिक डोमेन में बातें हैं। आप गांधी हत्या क्यों और कैसे पढ़ लीजिए, गोपाल गोडसे की पुस्तक पढ़ लीजिए, उसको डिकोड करना पड़ेगा, आप सब समझ जाएंगे विषय। मौजूदा उसमें जो है गांधी जी को कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा गया। जो अंग्रेजों की पुलिस थी वो भी अत्याचारी थी, आतताई थी भारतीयों के प्रति। आज की पुलिस भी कहीं ना कहीं आतताई है, वो सत्ता की लठर बन करके जनता पे जो है पूरे अपना आक्रोश व्यक्त करती है, मारती है, पीटती है, जुल्म करती है। और जो अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए, उसके तहत जब कोई प्रदर्शन करता है तो ये पुलिस अहिंसावादी देश के अंदर, अहिंसा के पुजारी के देश में हो रहा है। इसको आप किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपका देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 में जी। ये आज़ादी एक भूल भुलैया है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आज़ाद आप नहीं हैं। अगर आज़ाद होते तो आपके यहाँ 2 नॉमिनेशन नहीं होते एंग्लो इंडियन संसद के जो नामित होते हैं। अगर आप आज़ाद होते तो पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को नहीं बनाया गया होता। पाकिस्तान में बने थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो वो आज़ाद थे, हम आज़ाद नहीं थे। केवल आपको डिवाइड कर दिया गया था आपकी शक्ति को क्षीण करने के लिए। दूसरा, आपने कहा कि दोनों की भूमिका को समझिए, अंग्रेज कितने शातिर और चालाक थे। देखिए सर ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की 1857 के बाद। ये घबरा गए थे तो इनको लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी विजय नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने एक संस्था स्थापित कर दी जिसका नाम कांग्रेस था। कांग्रेस में सारे धनाढ्य लोग और मलाईदार लोग, रसूखदार लोग शामिल होने लगे। धीरे 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 भारतीयों का कब्जा होने लगा। अंग्रेजों ने जिस उद्देश्य से की थी कि भारतीय इसी में डिवाइड होकर रह जाएं, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और धीरे धीरे जब देखा कि कांग्रेस केवल एक बैठकी का अड्डा बन गया है तो बाल गंगाधर तिलक जी ने उस पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने सोचा कि ये तो अब क्योंकि कब्जा कर चुके हैं और ये इनको सही डायरेक्शन में राष्ट्र के उन्नति में लगाएंगे इस ऊर्जा को, तो मराठी की काट उन्होंने गुजराती निकाली। कोई योगदान नहीं था गांधी जी का साउथ अफ्रीका में, कोई इतना बड़ा कोई वो करने के लिए। अंग्रेजों द्वारा प्लांटेड थे गांधी जी और वहाँ से उनको लाया गया और उनको एक तरीके के तहत, एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया गया। गांधी जी ने फिर क्योंकि कांग्रेस हाईजैक कर ली, उनको एक महात्मा के रूप में दिखाया गया। ये सब डिजाइन तैयार किया जाता है एक व्यक्तित्व का निखारने के लिए, और महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी बताया गया। देखिए, हमारे पूर्वज सदैव से अहिंसक रहे हैं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है
ईश्वर वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा परमो धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन धर्म की हानि जब होती है तो आपको हिंसा करना अहिंसा से बड़ा धर्म है। मेरा धर्म है अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता, उनका स्नेह लेना, उनको स्नेह देना, उनका पोषण करना, तो ये मेरा धर्म है। जब मेरे धर्म पर अगर इस पर कोई बात आ गई तो व्यक्ति चोरी भी करता है, डकैती भी डालता है, वो क्षम्य है, क्योंकि वो अपने धर्म के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो इसके बाद जब कांग्रेस का ये शुरू हो गया, क्योंकि यहां पे सब मलाईदार लोग थे जैसा मैं कह रहा था, तो डॉक्टर हेडगेवार से अंग्रेजों ने स्थापना कराई संघ की, आरएसएस की। उन्होंने कहा कि एक उच्च परिवार तो हो गया कांग्रेस में शामिल, अब जो मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको आदिवासियों से खतरा रहता था, तो उन्होंने कहा कि इनको संभालिए आप। तो अंग्रेजों ने ही संघ की स्थापना कराई। जो राष्ट्रवादी लोग कहते हैं, ये अंग्रेजों को सलाम ठोकते थे, और संघ की स्थापना के बाद धीरे धीरे विस्तार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने इनको खूब सपोर्ट किया था, और सपोर्ट करने के बाद भारत को दो धड़ों में बांट दिया, कांग्रेस और बीजेपी संघ, जो बाद में 1981-82 में बीजेपी में कन्वर्ट हुई। जनसंघ, संघ से जनसंघ, जनसंघ से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आज तक लोग केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इतनी लंबी उनकी रणनीति थी। आप कल्पना करिए कि जब भी कोई बात होती है, या तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होता है या कांग्रेस के पक्ष में, बीच में जो राष्ट्र है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो वो अपनी चाल में बहुत कामयाब रहे और आगे भी रहेंगे। आपने बात कही, एक आखिरी सवाल है मेरा जी, कि चाल की, और हमने दो पार्टी दलों में देश को बांटने की कोशिश की, राष्ट्र को हम भूल गए हैं। अभी जिस तरीके से लव जिहाद की बात हो रही है या कुछ और चीजें हैं, वो सब लोग जो है संविधान की बात नहीं कर रहे। संविधान को खतरा हो रहा है, जातियों को खतरा हो रहा है, धर्म को खतरा हो रहा है, मुसलमान को हिंदू से खतरा है, हिंदू मुसलमान से खतरा है, सिख को ईसाई से है, ईसाई से दूसरे को, इस तरीके संविधान को खतरा पैदा हो रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो अभी आपने कहा, तो इसको किस रूप में देखना है, इसका क्या हल हो सकता है? देखिए, आपने बात की लव जिहाद की, अभी ये कानून पास किया गया है यूपी में। चलिए, अगर आपको, क्योंकि आपके पास पूरी मॉनिटरिंग होती है, आपके पास एजेंसीज होती है, आपको पता होगा, आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। कोई धर्म का अगर दूसरे धर्म के लोगों से शादी करना चाहता है, अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, तो उसके लिए कानून पहले से है। आप एक नया तोता पाल रहे हैं और उस तोते की आड़ में आप अपना एजेंडा सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आप जब लगता है कि मामला हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो आप एक ऐसा कानून पास कर देते हैं जिससे लोगों को अफीम की तरह चटाने में काम आता है, जैसे लव जिहाद कानून पास किया है। लव जिहाद, थोड़ा सा मुझे इस पे हंसी भी आती है कि अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो वो जिहाद कैसे करेगा। मतलब ये मेरा बहुत, मैं अपने सरल शब्दों में कह रहा हूं कि मुझे समझ नहीं आता ये। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम तो नहीं समझता है ना किसी का धर्म क्या है, जाति क्या है। एक सीधी सी हमारे यहाँ कहावत कही गई है कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। दूसरी भी बात कही गई है कि प्यार ना माने जात पात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख ना जाने सूखा भात। यानी भूख नहीं जानती है कि क्या ये चावल उबला हुआ है, कैसा खाना है, वो खा लेता है। नींद में आदमी ये नहीं सोचता है कि खाट टूटी हुई है, बिस्तर है, कैसे है, बस वो सो जाता है चाहे फुटपाथ मिले। उसी तरह प्रेम का भी है। व्यक्ति प्रेम में होता है तो वो जात पात नहीं देखता है, धर्म नहीं देखता है। लेकिन जिनके ऊपर हम ये जिम्मेदारी रखते हैं कि ये समाज का संचालन करेंगे, सरकार हमें एक सही पथ पर ले जाएगी, जिसका निर्माण समाज ही करता है, और वही आपको विभत्स करता है, उनके भाव, आपके भावों को कुत्सित करता है। तो मैंने जो विषय रखा वो यही था कि सरकारें ही ये सारे खेल खेलती हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते।